नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की बड़ी अपडेट के साथ ही शुरुआत करते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की। अब आप देखिए किस तरह से सराहना हो रही है, नीति का असर नजर आया। जम्मू कश्मीर मास मूवमेंट ने अलगाववाद से तौबा तौबा यहां पर कर दी है। हुर्रियत को ठेंगा दिखाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये बताया गया कि जम्मू कश्मीर मास मूवमेंट ने ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से खुद को अलग कर दिया है और इस फैसले के बाद अब आप देखिए किस तरह से काम होगा। इस फैसले के साथ अब तक कुल 12 संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलग होकर भारत के संविधान पर विश्वास जता चुके हैं। अमित शाह ने इस कदम का स्वागत करते हुए कह दिया है कि जम्मू कश्मीर में एकता और शांति की दिशा में अहम पहल हो रही है। हुर्रियत की स्थापना 1993 में 26 संगठनों के समूह के रूप में की गई थी जो यहां कश्मीर को भारत से अलग मानते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का देखिए किस तरह से यहां पर आगाज हो गया है। जम्मू कश्मीर मास मूवमेंट ने स्पष्ट रूप से अलगाववाद को खारिज कर दिया है, भारत की अखंडता के प्रति अपनी निष्ठा जता दी है। यह घटनाक्रम 9 अप्रैल को 3 अन्य संगठनों जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट के हुर्रियत से अलग होने के 2 दिन बाद यहां पर सामने आई है। तो इससे पहले भी 25 मार्च से लेकर अप्रैल के पहले सप्ताह तक कई संगठनों ने इस तरह की घोषणाएं की है और अमित शाह ने यह कह दिया कि मोदी सरकार के नेतृत्व में घाटी में देशभक्ति की जो भावना और विश्वास है वो लगातार मजबूत हो रहा है। लेकिन बताते चले कि क्या कमजोर अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्योंकि जिस तरह से धीरे धीरे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस टूट रही है, अलगाववादियों के जो दल हैं वो अब अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। बताते चले लगातार अब आप देखिए किस तरह से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पहले यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रही थी, लेकिन पहले कितने दल इसके अंदर थे ये समझना भी जरूरी था, क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की स्थापना के समय इसमें कुल 26 राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठन शामिल थे और इसके जो कार्यकारी परिषद है उसमें 7 प्रमुख दल थे, जिसमें जमात इस्लामी सैयद अली शाह गिलानी की तरफ से देखा जा रहा था, अवामी एक्शन कमेटी मीरवाइज उमर फारूक, पीपल्स लीग शेख अब्दुल अजीज की तरफ से मेजबानी इसमें की जा रही थी और इत्तेहाद उल मुस्लिमीन मौलवी मोहम्मद अब्बास अंसारी की तरफ से ये दल यहां पर चलाया जा रहा था। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से आप देखिए किस तरह से काम किया जा रहा था, क्योंकि प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट का इसमें नाम आया। JKLF यानी कि इसे अगर कोई देखरेख के अंदर रख रहा था तो वो यासिन मलिक था। पीपल कॉन्फ्रेंस अब्दुल गनी लून और उनके बाद अब ये संगठन अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से ये दल लगातार अलग होते नजर आ रहे हैं। एक एक करके अब आप देखिए दल किस तरह से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल रहे हैं और अमित शाह कह रहे हैं कि ये एक बड़ी जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की है। चलिए बढ़ जाते हैं पैनल की ओर। रतन सिंह गिल हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत रतन जी। अहमद अयाज है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है अहमद अयाज जी। दिनेश मल्होत्रा है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं रतन जी आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से एक एक करके दल बाहर आ रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि ये तो नीतियों का असर है। रतन जी आवाज आ रही है? अहमद अयाज जी जवाब दीजिए, ये एक बार देख लीजिए प्लीज, रतन जी को आवाज नहीं जा रही है। ओके, देखिए जहां तक आप नीतियों का असर इसको मान रही है या कोई इसको क्लेम करेगा, मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा नीतियों का कोई असर है, क्योंकि कोई नीति ऐसी नहीं हुई। अगर हम ये मान के चलें कि 370 को हमने एब्रोगेट किया तो इसलिए ये सारा हुआ, तो मेरा मानना तर्क के साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 370 जब था तब शायद मिलिटेंसी भी नहीं थी, लिहाजा इसको इसके साथ रिलेट करना ठीक नहीं रहेगा। और जब हम ये कहेंगे कि 370 को चलते ये सारा हुआ तो फिर शायद वाक़ात हो रहे हैं मिलिटेंसी के जो दिख रहे हैं हम, तो शायद नहीं होते। अब चूंकि इसका जो असर जो है ये हम ऐसे मानेंगे, ये जो मूवमेंट्स की हिस्ट्री जो है, कोई भी मूवमेंट अब लीजिए, ये उतार चढ़ाव मूवमेंट्स में आते रहे। अब मेरा ये कभी मतलब नहीं है कि आगे ये मूवमेंट और भी जिंदा हो सकती है, वो भी मैं इतना इंटरस्पेक्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये कंडीशंस आज तक जितनी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पहले स्ट्रांग थी उतनी दिख रही है क्या? नहीं, उसके रीजंस, वो इसके रीजंस मैं गिना रहा हूँ। एक ये कि लीडर्स अली शाह गिलानी जैसे लीडर जो इसके बड़े
सही एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते थे, ये तारीख के इस मोमेंट के, इस सहूलियत के वो चल बसे वो नहीं रहे। तो फिर बाकी सारे जो है वो जेलों में अंदर है, चाहे यासीन नहीं, मलिक हो, पहले चाहे जिस दूसरे तरह से तीसरे हो, हुर्रियत की सब तरफ से बंद एक बुलाया ही तो जाता है था, तो हुर्रियत से। बंद, तो ऐसा कोई असर देखने को मिला? रैलियां होती थी, हाँ, कुछ रैली हो रही है, बिल्कुल कोई बिल्कुल भाषणबाजी बिल्कुल हो बिल्कुल, रही मैं है, वही बता रहा हूँ। आप कह रहे मैं हैं कि वही असर ही बता नहीं रहा दिख रहा हूँ, है? एक कैसी बात कर रहे हैं? सिक्योरिटी का ग्रिड सख्त हुआ, हम्म। जिसकी वजह से बंदिशें हुई, लोग अरेस्ट हो गए, लोग जेलों में हैं, कोई मर गया, कोई जेलों में है, तो उसकी वजह से इस पर बेशक एक असर पड़ा कि कोई जेलों के मूवमेंट होने अंदर तो का ऐसे नहीं मौका डाला नहीं जाता मिला। है ना अहमद तो अयाज जो जी, बचे कुछ खुचे किया रहे, गया जैसे होता है आजकल जो तो ही ज्वाइन वो कर रहे इंसान हैं, जेल के तो वो अंदर मैं जाता है। आपको दिनेश जी, कमर्शियल कितना इत्तेफाक आप अहमद अयाज जी की बात से रखते हैं कि ये नीतियों का असर नहीं है? देखिए आशा जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। तो मेरे दो को पैनलिस्ट, मेरी तरफ से दोनों को नमस्कार। आज जो डिबेट का आपने टॉपिक चुना है, अभी थोड़ी देर पहले गृह मंत्री ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा, जिसको आपने भी कोट किया। तो अगर हम बात करें कि किसका असर है, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं अहमद जी के साथ। ये सिर्फ असर नहीं है, क्योंकि ये केंद्र सरकार की पॉलिसीज हैं। दो फ्रंट पे केंद्र सरकार काम कर रही है। एक तो जो पहले सरकारें रही हैं, उसमें जो पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उसमें जिस तरह से अपीजमेंट की पॉलिसी रही है सेपरेटिस्ट को लेके, उनको ये लगता था कि सेपरेटिस्ट को हम खुश करके कश्मीर में शांति स्थापित कर सकते, स्थापित नहीं कर सकते, शांति थोड़ी देर के लिए स्थापित कर सकते हैं। तो वो पॉलिसी इस समय की जो बीजेपी की सरकार है 2014 से लेकर अब तक, वो बिल्कुल उल्ट पॉलिसी की उस बीजेपी सरकार ने चलाई है। बीजेपी सरकार सेपरेटिस्ट को स्नब किया है बीजेपी सरकार ने। दूसरा, बीजेपी सरकार ने जो इनकी फंडिंग का सिस्टम था, फंडिंग पूरी तरह से बंद कर दी है। जब फंडिंग बंद होती है तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की जो डेवलपमेंट है, मैं इसको कहूँ, ये कल का ये डेवलपमेंट है जो जम्मू कश्मीर मास मूवमेंट ने अपने आप को डिसएसोसिएट किया सारी सेपरेटिस्ट एक्टिविटी से। दुख्तराने मिल्लत जो आयशा अंद्राबी है, उसके बाद अगर सबसे बड़ा फीमेल चेहरा कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट का था, वो फरीदा बैन जी, जिसको फरीदा डार जिनका नाम है, फरीदा बैन जी कहा जाता है, वो एक बहुत बड़ा चेहरा था सेपरेटिस्ट में फीमेल का। तो जब कल उन्होंने कहा कि मेरा आई एम लॉयल टू इंडिया, तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, एक बहुत बड़ा नेता है वो, एक बहुत बड़ा फेस है हुर्रियत का, जो फीमेल्स के अंदर उन्होंने फीमेल्स को उन्होंने मोबिलाइज किया एंटी इंडिया एक्टिविटीज में। तो अगर वो बैक ट्रैक कर रहे हैं, इट मीन्स के हुर्रियत का सर्वाइवल अब मुश्किल है। और जो ये सेपरेटिस्ट जो पॉलिटिक्स है, ये कश्मीर में अब मुझे लगता है हिस्ट्री हो गई है। चाहे अहमद जी से सहमत हो चाहे नहीं हो, ये केंद्र सरकार की पॉलिसियों का नतीजा है। हम जो मर्जी कहेंगे, अहमद अयाज जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये तो पॉलिसीज थी, और भारतीय जनता पार्टी ने जिन एजेंडा पर, जिन मुद्दों पर काम किया है, उस पर सफलता हासिल की है। 370 ले लीजिए, 3 तलाक का मुद्दा ले लीजिए, वक्फ कानून को लेकर बात कर लीजिए, यूसीसी को लेकर बात कर लीजिए, राम मंदिर को लेकर बात कर लीजिए, हवाला के पैसे को रोका गया, फंडिंग को बंद कर दिया गया। आप कह रहे हैं कि कोई असर ही नहीं है? नहीं, किसी हद तक ये माना जा सकता है कि जो इस वक्त जो सख्त गिर पॉलिसी है, सिक्योरिटी ग्रिड है, या इन्होंने फाइनेंशियल की रुकावट जो फंड्स को, टू दैट एक्सटेंट इट्स ओके, वो भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, उस पर इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये तो मतलब ये तो तब तक शायद ये तो एक परमानेंट पॉलिसी नहीं है। जैसे उन्होंने कहा, ये हो सकता है इसकी वजह से हो कि इस वक्त जो गवर्नमेंट का इसके ऊपर जो नजरिया है, जो सोच है, जैसे उन्होंने करा, हो सकता है उसका इस पर इम्पैक्ट इस हद तक हो। नहीं तो अगर लोग जेलों में नहीं जाते, या लोगों के ऊपर सख्त ये जो है ग्रिड सिक्योरिटी का नहीं किया जाता, तो शायद जो पहले था वही चलता। लेकिन वो एक वजह है। लेकिन मैं इसको मैंने किसी और सोच के अंदाजे से बात की थी, मैं इसको एक टोटल तब्दीली नहीं मानता हूँ। मैं सोचता हूँ कि एक टेम्परेरी तब्दीली है, ये परमानेंट तब्दीली नहीं है। परमानेंट तब्दीली ये होता है कि जहन बदल जाए, कि जहन में आ जाए कि मैं नहीं, मेरा जो सोच था आज तो तक मतलब वो ये जो बयानबाजी हो रही है मैंने कि हम गलत किया, भारत के लिए लॉयल हैं, तो क्या मैं आप उस समझ लिहाज रहे से हैं बात कि कर ये रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही है, हवा में? अहमद अयाज जी, नहीं, मुझे लगता है कि ये इस वक्त जो सिक्योरिटी का, मुझे लगता है इस वक्त जो सिक्योरिटी का असर है, जो सख्तगिरी का माहौल है ऐसे लोगों के ऊपर, तो मुझे लगता है ये उसका नतीजा है। रतन जी बाकी आवाज ये आ रही है कि आपको? कोई आइडियोलॉजी
आइडियोलॉजिकल चेंज आई होगी। रतन जी, मेरा मतलब जवाब है वही दीजिएगा कहने से कि या खुद तो को एक हुर्रियत से इंसान को अलग कर रहे आइडियोलॉजिकल हैं जिस आ तरह जाए। से अलगाववाद के लोग, उसका क्या मतलब निकाला जाए कि कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे हैं? जिस तरह से अहमद अयाज जी अपनी ही बयानबाजी कर रहे हैं कि नहीं, अभी तक जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसे मद्देनजर रखते हुए इस तरह से बयानबाजी हो रही है। नहीं, ऐसा है, देखिए ये जो इंडिकेशन है, जो हुर्रियत की अब तक मेरे ख्याल से 11 लोग, 11 यानी कि दल, क्योंकि 26 मेरे ख्याल से 26 दलों का ये एक गठजोड़ था जो 1993 में बना। फिर इसका विभाजन भी हुआ, तो विभाजन 2003 में हुआ शायद। तो ये दो, इसमें लगातार जो इसके साथ जुड़े हुए घटक दल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से अपने आप को अलग कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि कोई बदलाव नाम की चीज कश्मीर में है। अब उसका इसको अगर बड़े तरीके से क्लियरली इसका अगर एनालिसिस किया जाए तो हमें थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। देखिए, हुर्रियत का गठबंधन जब हुआ उस समय के जो हालात थे, उस समय मिलिटेंसी पीक पर थी और अलगाववाद की तूती कश्मीर में बोलती थी। और जो राजनीतिक दल थे, जो वहाँ के लोकल राजनीतिक दल थे, मेन स्ट्रीम जिनको हम कहते हैं, वो तटस्थ होके मैदान छोड़ चुके थे। और देखिए, लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव था, क्योंकि लोग देखते हैं उनके पास राजनीतिक अल्टरनेटिव क्या है, विकल्प क्या है। तो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस या जो भी वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने मैदान खाली छोड़ दिया, तो लोगों का झुकाव, कुदरती बात है, अलगाववाद के, आप उसको थ्रेट से कह लीजिए, डर से कह लीजिए, या कोई सेंटिमेंटल सपोर्ट कह लीजिए, उस सिस्टम में लोगों का एक रुझान बना जिसका फायदा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने उठाया। लेकिन बाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में ही बहुत आपस में मतभेद होने लगे। और उसके बाद जब आर्टिकल 370 में जब डायरेक्शन हुई और स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया, उसके बाद जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो कार्रवाई अलगाववादियों पर की, जो सख्ती से ये जो अलगाववादी जो विचार था उसको डील करने की, जिस तरीके से राजनीतिक कह लीजिए, प्रशासनिक कह लीजिए, सिक्योरिटी एंगल से कह लीजिए, जिस तरीके से उन्होंने इसको अप्रोच किया, डील किया, उससे एक मैसेज गया है, एक अमन की फिजा हुई है और लोगों को ये मैसेज गया है कि ये बात चलने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेन घटक दल थे जो 7, उनमें से तो कुछ जो नेता हैं वो तो स्वर्गवास हो चुका है उनका, उनमें अब 2-3 ही इस समय गुटबाजी भी तो इसका मेन कारण रही है रतन जी, वो जेल में हैं। जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ही 2 गुटों में बट गई। मीरवाइज उमर फारूक का गुट अलग हो गया, गिलानी का गुट अलग हो गया, गुटबाजी की वजह से भी तो हुआ, उसके बाद फंडिंग बंद हो गई, तो सर्वाइवल नहीं बचा ना। अब हुर्रियत इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो आगे के पनपने की उसकी कोई उम्मीद है नहीं। और जो तब्दीली आई है, राजनीतिक कह लीजिए, प्रशासनिक कह लीजिए, डेवलपमेंटल कह लीजिए कश्मीर में, उसमें जो एक अमन की फिजा बनी है, लोगों का विश्वास बढ़ा है। और मैं समझता हूं कि इस मैसेज के साथ जो बचे खुचे घटक दल हैं उनको जब नाउमीदी दिखेगी तो कुदरती बात है वो भी इस चीज से अपने आप को तटस्थ करेंगे। तो इस समय हुर्रियत इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई बड़ी आंदोलन या मूवमेंट चला सके। दिनेश जी, यूपीए वर्सेस अगर एनडीए हम देखते हैं, जैसे आपने भी कहा कि फंडिंग बंद हो गई, हुर्रियत कमजोर हो गई, जिसकी वजह से अलग अलग जो दल हैं वो बाहर निकल गए। ठीक है रतन जी, वापस आऊंगी। दिनेश जी, इस पर आप जवाब दीजिएगा। 370 आज जाने के बाद एक चेंज जम्मू कश्मीर के अंदर तो हुई है, इससे झुकलाया नहीं जा सकता, क्योंकि यूपीए सरकार में जो आतंकी गतिविधियों का आंकड़ा 7000 को पार करता था वो आज 2000 के लगभग है। उसके बाद पत्थरबाजी की घटनाओं में पूरी तरह से कमी आ गई है। 81% जो आम लोगों की मौतें होती थी उसमें कमी आ गई है। छिटपुट घटनाएं चल रही हैं लेकिन उसे भी खत्म किया जाएगा। तो क्रेडिट जो है वो केंद्र सरकार का बनता है कि नहीं, बस ये सवाल है। ये मुझसे पूछ रहे हैं दिनेश जी? नहीं, दिनेश जी जवाब दीजिए। देखिए आशा जी, जैसे मैंने पहले कहा
कि आप के डिफरेंसेस हो सकते हैं इस इशू पे कि 370 टूटने के बाद क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या बाहर के लोग आ रहे हैं, लेकिन एक चीज पे सबको मानना पड़ेगा कि बीजेपी ने जो एजिटेशनल टेररिज्म था उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। जो उनकी फाइनेंस सिस्टम था उसको खत्म कर दिया है। ना पत्थर चलते हैं, ना वायलेंस होता है, ना हड़ताल कैलेंडर चलता है। ये तो बीजेपी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो ये कोई माने या ना माने, इसको मानना पड़ेगा, क्रेडिट बीजेपी सरकार को देना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बात की, जो पहले की सरकारें थी, आज जो लोग जेल में हैं वो उस समय के प्रधानमंत्री के साथ लंच और डिनर करते थे, अपने बुक्स शेयर करते थे, अपने नोट्स शेयर करते थे। तब की जो सरकारें नहीं, उन्होंने इनको लेजिटिमाइज करने की कोशिश की। तो कई ऐसे लोग थे जो कश्मीर के अंदर युवाओं को लड़ाते थे, बच्चों को लड़ाते थे, लेकिन अपने बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं। सारे हुर्रियत लीडर अभी जो जिन्होंने कल जो जम्मू कश्मीर मास मूवमेंट की जो फरीदा बहन जी जिनको बोलते हैं फरीदा ढार, इनका बेटा साउथ अफ्रीका में है। जो वैसे आयशा अंद्राबी की मैंने बात की, दुख्तराने मिल्लत की जो लीडर हैं, लोगों के लड़कों को बच्चियों को इंस्टिगेट करती हैं, उनका बेटा तो मलेशिया में है। सारे हुर्रियत लीडर्स के बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं। सिर्फ कश्मीर का जो गरीब आवाम है उनके बच्चों को इंस्टिगेट किया गया, धर्म के नाम पे उनको एक्सप्लॉइट किया गया, उनसे पत्थरबाजी करवाई गई। हर साल अगर हम देखें, ठीक है दिनेश जी, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप जवाब दीजिए। हाँ, ये दिनेश जी को के अलावा जो हमारे दूसरे साथी है उन्होंने उसको बड़ा विस्तार से कहा। जो हुर्रियत जो जो अमल में आई वो एज ए रिजल्ट ऑफ द मिलिटेंसी की वजह हुर्रियत सामने आ गई, नहीं तो शायद हुर्रियत का वजूद भी नहीं था। अब चूंकि दो चीजों को लेकर, एक जो फंडिंग पर कंट्रोल हो गया और दूसरे जो सिक्योरिटी के मेजर्स जो बदल गए या उनको सख्ती से काम लिया गया, तो उसकी वजह से जब टोटलिटी में मिलिटेंसी कमजोर हो गई तो नेचुरली इनके ऊपर भी उसका डायरेक्ट असर पड़ा। और उसके साथ साथ जो कोई जो सख्तगीर थे, जैसे सैयद अली शाह गिलानी हुर्रियत में थे तो वो नहीं रहे, बाकी और इनका आपस में, ये सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स है, इट इज देयर। लेकिन मेरा जो मानना है, अभी आप ये भी देखोगे भी, चूंकि अभी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, अभी चूंकि वक्फ बोर्ड को लेकर सारे मुसलमान हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट किए। आज की बात हम ले लेंगे, लेकिन आज सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी थोड़े से लोग जम्मू कश्मीर में किए, लोग नहीं किए, जबकि मुस्लिम मेजॉरिटी ने आइडिया है और ये शायद इसके ऊपर ज्यादा कर सकता है, लेकिन नहीं किया क्योंकि ये टोटल माहौल का असर है, ये एक माहौल बना हुआ है। बट अगर हम ये कहेंगे कोई कानून को लेकर किरण रिजिजू की स्टेटमेंट नहीं सुनी आपने, जो वीडियो उन्होंने जारी किया, ये दो उन्होंने कहा जियारत को लेकर जो मेजर्स है मानना पड़ेगा, उस जो सेंटिमेंट से जुड़े हुए काम होंगे वो नहीं किए जाएंगे। वो नहीं सुना था क्या अहमद अयाज आदमी पर, रतन जी पर नहीं बल्कि आम आदमी पर भी किसी समय में लोगों को बांटने वाले आज खुद ही बढ़ने शुरू हो गए। जी देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, एक बड़ी तब्दीली जम्मू कश्मीर में देखने को आ रही है, लेकिन आप एक सवाल उठता है कि पहले क्यों नहीं हुआ। ये अहम सवाल है और ऑब्वियस है। पहले जो सरकारें केंद्र में थी 47 से ऑनवर्ड, उनकी जो अप्रोच जम्मू कश्मीर की तरफ थी वो बड़ी लचकदार थी, अकोमोडेटिव थी, और जो जम्मू कश्मीर की उस समय की लीडरशिप थी उन्होंने केंद्र की क़यादत को कॉन्फिडेंस में लेकर विश्वास जीत के कुछ ऐसे विशेष प्रावधान बना लिए जो बाद में आगे चल के उनकी अलगाववादी आकांक्षाओं को मजबूत करने लगे। और एक माहौल सेसेशनिस्ट कश्मीर में एक फिजा थोड़ी बहुत रही जो राजनीति में रिफ्लेक्ट होती थी, इलेक्शंस में होती थी। 47 की इलेक्शन, 77 की इलेक्शन देख लीजिए, उसमें भी उस समय हालांकि बहुत जनता पार्टी थी केंद्र में, उन्होंने बड़ी फेयर इलेक्शन करवाई, फ्री और फेयर करवाई, लेकिन उस समय भी शेख साहब ने, वो बीमार थे उस समय भी एक राजनीतिक एक धार्मिक कार्ड खेला था और लोगों को एक बरगला के एक सरकार बनाई उस समय। उसके बाद वो कुदरती बात है, अगर जमहूरियत की वो कसीदे पढ़ते थे, अगर उन्होंने जमहूरियत को स्पेस दी होती, जो 86 में एक्सपोज हुए, वो पहले भी ऐसा करते थे, अगर 86 में जब मफ बनी और अगर लोगों को वो राजनीतिक स्पेस देते
तो मैं नहीं समझता हूं कि लोगों में जो फ्रस्ट्रेशन हुई और फ्रस्ट्रेशन के बाद उन्होंने बंदूक उठाई। ठीक। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जब राजनीतिक अमन की फिजा में अगर मतलब अपनी मनमानी करेंगे, माइंड वॉश और अगर आप जमहूरियत बच्चों का ताकतों को करेंगे शेप तो फिर नहीं वो देंगे, गलत धारा तो में कुदरती बात है कि जाएंगे। ऐसा लेकिन माहौल आपके बने। खुद के बच्चे लेकिन फॉरेन जब में माहौल अच्छे बन स्कूलों गया, में पढ़ रहे हैं तो तो लोगों उस के समय बच्चों को हुर्रियत भड़काने ने का काम इस चीज को एनकैश किया। दिनेश जी, जिस मुझे तरह 2 से मिनट फरीदा उस बहन जी की समय आपने बात की उन्होंने है, हुर्रियत हुर्रियत ने इस चीज कॉन्फ्रेंस को से एनकैश जैसे ही किया। नाता तोड़ा लेकिन तो आज अब की देखिए अप्रोच जो तकरीबन केंद्र किला तो सरकार ढह की ही है, गया ना, वो क्योंकि लड़कियों का लचकदार जिस नहीं तरह है, से वो माइंड बड़ी वॉश स्पष्ट करती है। थी, वो बड़ी भटकाती थी स्पष्ट है। बच्चों को। ठीक है रतन जी, ये बात जिस तरह से आपने पहले भी कही, तो अब बचा क्या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में देखिए, मैंने जैसे दिनेश जी, आपका तो ठीक है कद्दावर रतन जी, नेता थे, रतन जी ठीक है। दिनेश, कद्दावर नेता जो थे, देखिए जैसे आशा जी, खदीजा गिलानी अब थे। अब जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वो कश्मीर घाटी में आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये हुई जब मीरवाइज उमर फारूक, जो इनके अब लीडर हैं, वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जब पेश हुए वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, चाहे वो इस पर सहमत से थे चाहे ना थे, लेकिन उनका पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जाना और पेश बात होना, रखना, ये इंडिकेट करता है कि ये इंडिकेट करता है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो सेशनिज्म की बात करती है, वो भारतीय पार्लियामेंट को इंडोर्स कर रही है, भारतीय पार्लियामेंट के फैसले के साथ चल रही है। तो ये जो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स थी, अब ये सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है कश्मीर घाटी में। अब जैसे रतन जी ने, गिल साहब ने कहा कि अब कश्मीर में एक नई फिजा चल रही है, सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स खत्म है। मुझे लगता है कि अगर आने वाले जब चुनाव होंगे, मेरा अपने प्रेडिक्शन है, तो शायद जितने भी हुर्रियत के ग्रुप हैं ये शायद मेन स्ट्रीम चुनावों में खड़े हो जाएंगे। अहमद अयाज जी वो कह रहे हैं फिजा बदल गई है कश्मीर की, मान लीजिए। अब नहीं, जहां तक चुनाव में इनका इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात है, आपको मालूम होना चाहिए शुरुआत मिलिटेंसी की वहीं से हुई। जब ये सब लोग इलेक्शन ही लड़ रहे थे 87 में, और इलेक्शन के बाद, हारने के बाद, तभी तो मिलिटेंसी वजूद में आ गई। पीछे क्या था वो तो जाहिर नहीं था, लेकिन सामने मिलिटेंसी तभी आई थी क्योंकि ये लोग, दैट मीन्स कंसेप्चुअली दे वर नॉट विद द मिलिटेंसी। ये तो पहले देखना पड़ेगा ना कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। ये एक तो हो गया कि कंसेप्चुअली लोग ऐसे हो रतन जी, कि एक लास्ट कमेंट, वो कह रहे हैं कि आखिर नीतियों को क्यों बदला गया, ये समझना पड़ेगा। बुनियादी ये लोग पॉलिटिक्स, देखिए जो हालात इसमें थे, जिसके जो एक प्रोवोकेशन, आप ये कह लीजिए, वो प्रोवोकिंग पॉइंट बना, लेकिन उसके लिए लोकल पॉलिटिशियन जिम्मेदार थे। आज वो माहौल नहीं है। आज इलेक्शन करवाई जाती है फ्री और फेयर। सही, यू आर राइट। मतलब रिगिंग जैसे माहौल नहीं बनेंगे अभी। बहुत बहुत धन्यवाद रतन जी जुड़ने के लिए। अहमद अयाज जी बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो किला है वो ढहता ही नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार एक एक करके अब बीच में से दल जो है वो निकल रहे हैं। तो फरीदा बहन जी की तरफ से अगर इस तरह से बात कही गई है, स्टेटमेंट दी गई है, तो आप देखिए ये बहुत बड़ा स्टेप है। और जाहिर तौर पर अब सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि जानकार भी ये मान रहे हैं कि आने वाले समय में जब इलेक्शन होती है तो ये सब लोग हो सकता है कि इलेक्शन में भाग लें, लेकिन आने वाली तस्वीरें क्या होंगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।